क्या कामयाबी पहले से ही लिखी होती है? क्या किसी के जीन्स, उसकी जाति या नस्ल ये तय करते हैं कि वो जिंदगी में कितना आगे बढ़ेगा? आज हम इसी बड़े और गहरे सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए इसमें जरा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इतिहास ऐसे दावों से भरा पड़ा है जहां विज्ञान का चोला पहनाकर ये साबित करने की कोशिश हुई कि समाज में जो ऊंच नीच है ना, वो तो कुदरती है। और ये सवाल सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारी काबिलियत और यहाँ तक कि हमारे सपनों के वजूद पर ही सवाल उठाता है। इस बहस को समझने के लिए चलिए भारत में 1944 में हुए एक आईक्यू टेस्ट को देखते हैं। इसके नतीजों में ये पाया गया कि ब्राह्मणों का औसत स्कोर 102 था, क्षत्रियों का 101, वैश्यों का 99 और शूद्रों का 95। अब इस तरह के डेटा का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए किया जाता रहा है कि ये जो सामाजिक व्यवस्था है, ये तो नेचुरल है, जेनेटिक है। देखिए, ये कोई नया आइडिया नहीं है। 1839 में सैमुअल मॉर्टन ने कहा कि खोपड़ी का साइज बुद्धिमत्ता से जुड़ा है। और हाल ही में 1994 की एक बहुत ही विवादित किताब थी द बेल कर्व। उसने तो ये तक कह दिया कि आईक्यू काफी हद तक विरासत में मिलता है और ये सीधे सीधे सामाजिक क्लास से जुड़ा हुआ है। इस सोच का नतीजा वाकई बहुत खतरनाक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि समाज में जो इतनी असमानता है वो कोई गड़बड़ नहीं, बल्कि एक नेचुरल नतीजा है कि कुछ लोग तो पैदा ही सफल होने के लिए हुए हैं और कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, ये जो जेनेटिक किस्मत वाली थियोरी थी, इसमें दरारें नजर आने लगी। सबसे पहला और बड़ा सबूत था फ्लिन इफेक्ट। ये एक ऐसी खोज थी जिसने सबको चौंका दिया। इसमें पाया गया कि 1930 के दशक से पूरी दुनिया में लोगों के आईक्यू स्कोर लगातार बढ़ रहे हैं, हर 10 साल में करीब 3 पॉइंट्स। अब यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर इंटेलिजेंस 80% तक जेनेटिक है और हमारे जीन्स तो इतनी तेजी से बदलते नहीं, तो फिर ये आईक्यू स्कोर इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहे हैं? ये एक ऐसा विरोधाभास था जिसने पूरी थ्योरी को हिलाकर रख दिया। फिर आई रिचर्ड लेवॉन्टिन की जबरदस्त खोज। उन्होंने पाया कि इंसानों में 90% जेनेटिक फर्क एक ही आबादी के अंदर होता है। मतलब 2 अफ्रीकी लोगों के बीच एक अफ्रीकी और एक यूरोपियन व्यक्ति की तुलना में जेनेटिकली ज्यादा फर्क हो सकता है। तो सबसे जरूरी बात ये निकल कर आई कि जिसे हम नस्ल कहते हैं और उसे बुद्धिमत्ता से जोड़ते आए हैं, वो असल में कोई बायोलॉजिकल हकीकत है ही नहीं। वो तो एक सामाजिक कहानी है जो हमने बनाई है। इस एक खोज ने नस्ल आधारित इंटेलिजेंस के सिद्धांतों की पूरी नींव ही गिरा दी। अच्छा, अब इन आंकड़ों और थ्योरी से हटकर एक कहानी पर चलते हैं। ये कहानी बताएगी कि माहौल कैसे किसी के भविष्य को आकार देता है। चलिए मिलते हैं राहुल, राज और रोहन से। तीनों एक ही शहर में पले बढ़े, लेकिन उनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। राहुल एक अमीर परिवार से था जहां उसे पूरा पोषण और एक इंटेलेक्चुअल माहौल मिला। राज एक मिडिल क्लास परिवार से और रोहन एक गरीब परिवार से जहां तनाव और पोषण की कमी रोज की बात थी। और ये फर्क कितना बड़ा था जानते हैं? एक स्टडी के मुताबिक राहुल जैसा बच्चा 3 साल की उम्र तक आते आते अपने साथियों की तुलना में 3 करोड़ ज्यादा शब्द सुन चुका होता है। 3 करोड़। और इस वर्ड गैप का असर एकदम साफ दिखता है। 3 साल की उम्र में राहुल की वोकैब्युलरी में 1200 शब्द थे, राज की 700 और रोहन की सिर्फ 300। ये शुरुआती अंतर ही भविष्य की नींव रखता है। स्कूल में जाकर ये अंतर और भी बढ़ गया। राहुल को एक ऐसे स्कूल में भेजा गया जहां प्रॉब्लम सॉल्विंग और पर्सनल अटेंशन पर जोर था। राज का स्कूल ठीक-ठाक था, लेकिन उसका फोकस सिर्फ एकेडमिक्स पर था और रोहन के स्कूल में सीखना बस एक औपचारिकता बनकर रह गया था। इसे कहते हैं मैथ्यू इफेक्ट। मतलब अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब। शिक्षा में भी यही होता है। जिसे शुरुआत में थोड़ी बढ़त मिल जाती है, वो समय के साथ जुड़ती नहीं बल्कि गुणा होती जाती है। जो खाई पहली क्लास में छोटी थी, वो 5वीं तक बहुत बड़ी हो जाती है। तो इन 3 लड़कों की कहानी हमें उन अदृश्य ताकतों के बारे में बताती है जो किसी की सफलता को कई गुना बढ़ा या घटा देती हैं। इन्हें हम सक्सेस मल्टीप्लायर्स कह सकते हैं। बचपन का माहौल, अच्छी शिक्षा, सामाजिक पहचान और सही लोगों तक पहुंच, ये सब मिलकर किसी की सफलता की संभावना को तय करते हैं। इनमें से एक बहुत ही पावरफुल मल्टीप्लायर है स्टीरियोटाइप थ्रेट।
ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव है, जब किसी को ये डर लगने लगता है कि वो अपने ग्रुप के बारे में बनी किसी नेगेटिव सोच को सच साबित कर देगा, तो उसका परफॉर्मेंस अपने आप ही गिर जाता है। इससे समझने के लिए फ्रांस में हुआ एक एक्सपेरिमेंट देखिए। वहां एक जैसे छात्रों के 2 ग्रुप बनाए गए। ग्रुप ए को कहा गया कि ये टेस्ट उनकी बुद्धिमानी नापेगा, और ग्रुप बी को कहा गया कि ये तो बस एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। नतीजा, ग्रुप ए में कम आय वाले छात्रों ने बहुत खराब परफॉर्म किया, लेकिन ग्रुप बी में वही छात्र बाकियों की बराबरी पर आ गए। परफॉर्मेंस का गैप गायब हो गया। सोचिए, सिर्फ शब्दों के बदलने से। तो अब हम अपने आखिरी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। सफलता सिर्फ किसी की काबिलियत या मेहनत का खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। बड़े होकर राहुल की सैलरी 1.5 लाख महीना थी, राज की 50,000 और रोहन की सिर्फ 22,000। तो क्या इसका मतलब ये है कि राहुल बाकियों से ज्यादा काबिल था? नहीं, ये किस्मत नहीं थी, ये जेनेटिक्स भी नहीं थे। ये एक सिस्टम था, एक प्रोबेबिलिटी का आर्किटेक्चर था जिसने एक के लिए मौकों को गुणा किया और दूसरे के लिए सीमित कर दिया। ये मेरिट नहीं थी, ये मैथ था। राहुल के पिता ने अनजाने में ही उसके लिए एक सफल आर्किटेक्चर बना दिया था। ये जन्म से मिले हालातों का एक बाय प्रोडक्ट था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सिस्टम अनजाने में बन सकता है, तो क्या हम जानबूझकर एक डिजाइन के साथ अपने लिए सफलता का आर्किटेक्चर बना सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है।